नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हम उस वर्ग के बारे में बात करेंगे जो देश का भविष्य है, जिनका जिक्र तो सभी करते हैं, लेकिन फिक्र बहुत कम लोग करते हैं। और जो फिक्र करते हैं, फिक्र दिखाते हैं, बाद में वो भी भूल जाते हैं। लेकिन असल बात ये है, हकीकत ये है कि इस ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वर्ग के मेंटल हेल्थ पर और फिजिकल हेल्थ पर, दोनों पर ही ध्यान देने की बेहद जरूरत है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे युवा वर्ग और टीनेज ग्रुप के बारे में, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है और इनका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। और जबकि इनकी लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, जिनके बारे में ये खुद खुद भी खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज इस शो पर हम चर्चा करेंगे उनके लाइफ में होने वाले तमाम चैलेंजेस के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्ते सर, आज जो बात करने जा रहे हैं युवा वर्ग या टीनेज ग्रुप के बारे में, जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब इन बच्चों का जिक्र आता है या युवा वर्ग का जिक्र आता है, तो इनको जो समस्याएं होती हैं वो खुद ही खुलकर नहीं बता पाते। यस। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया है, इनको होने वाली समस्याओं को लेकर। जी। एक है मेंटल हेल्थ और दूसरा फिजिकल हेल्थ। यस। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पर भी अफेक्ट करता है। यस। तो आपसे समझना चाहूंगी, सबसे पहले जो सवाल होता है, जो बच्चों में जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है एकेडमिक्स में अच्छे नंबर लाने का, जी। फेल ना हो जाने का, कि कहीं फेल ना हो जाऊं तो फिर Yes. पता नहीं क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। तो सर, जब हम यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, टीनेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्या उनके बीच में होती, उनको आती है कि स्ट्रेस हो जाता है। उनको स्ट्रेस होता है नंबर कमाने का या फेल हो जाने का। जी। और अगर फेल हो गए तो हमारे दोस्तों के सामने हमारी क्या इमेज बनेगी, या हमारे पेरेंट्स के सामने पेरेंट्स क्या सोचेंगे। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? देखिए, ये जो स्ट्रेस आता है ये इस कारण से आता है कि अभी जो टीनेज या यूथ का जो फेज है ये बचपन और एडल्टहुड के बीच का है। तो अभी मानसिक रूप से पूरी तरह से एडल्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उस एनवायरनमेंट में रहने लग गए हैं, उनकी बातें सुनने लग गए हैं। तो थोड़ा यहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। माँ या पिता कोई भी हो सकते हैं, कोई पेरेंट्स को फ्रेंड की तरह यहाँ व्यवहार करने की ज़रूरत है कि समय के साथ उनके जीवन में मैच्योरिटी आएगी। जब तक मैच्योरिटी नहीं आती है थोड़ा टाइम दें, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा बात करना चाहिए। जब भी कोई डिसीजन लेना है, जिस बात से भी परेशान हो रहे हैं, इतने फ्रेंडली पेरेंट्स होने चाहिए कि एक टीनेज अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से शेयर कर सके। यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है। पेरेंटिंग अपने आप में एक आर्ट है ना। तो अगर पेरेंट्स नहीं अगर वैसे मिले तो पेरेंट्स के अलावा भी परिवार में कोई बड़े भाई बहन, कोई कजन वैसे हो सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि किनसे मैं अपनी बातों को बोल सकता हूँ, किनसे मैं अपनी बातों को शेयर कर सकता हूँ। ऐसे पर्सन को पहचानिए और उनके साथ कम्युनिकेशन रखें, दोस्ती रखें। जब हम मैच्योर लोगों से, जब बड़े लोगों से बातचीत करेंगे तो हम स्ट्रेस को ओवरकम कर पाएंगे, तो हम सिचुएशन को बेहतर वे में हैंडल कर पाएंगे। और स्ट्रेस तो हर एक उम्र में, हर एक पड़ाव पर आ सकता है, लेकिन हम जब राइट वे में डिसीजन लेना सीखेंगे, जिसके लिए हमें अपने से बड़ों से संपर्क में रहना चाहिए। डिसीजन लेने की जब बात हो, अपने बलबूते पे ही डिसीजन कम लिया करें। टेंडेंसी होगी, बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, टीनेज बड़े हो रहे हैं, एडल्ट का स्वभाव है कि डिसीजन मैं खुद से लूं। जब खुद से डिसीजन लेते हैं तो एक फील होता है कि यस आई कैन डू दिस। लेकिन ये बात जाने कि डिसीजन जो हम ले रहे हैं उसमें आगे और पीछे बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जो भी अभी हम डिसीजन लेंगे उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो समझने की पात्रता वो समय के अनुभव के साथ आती है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है और अपने परिवार में किसी बड़े से, किसी समझदार से
दोस्ती रखने की ज़रूरत है, जिनसे हम थोड़ा बात कर सकें, जिनसे डिसीजन लेने के लिए हम पूछ सकें। हर एक डिसीजन खुद से लेने की ज़रूरत नहीं है, और जीवन में जो भी हम सोच रहे हैं, क्या मेरा सोचने का ढंग सही है। थोड़ा अभी ये फेज ऐसा है, तो हमें लगेगा कि हम एडल्ट हो गए, लेकिन क्या वास्तव में एडल्ट हो गए? तो डिस्कशन कर लेना चाहिए। जो भी कोई परिवार में बड़ा है, फ्रेंडली है, कोई भैया, कोई बहन या माता पिता, तो जब हम बेहतर कम्युनिकेशन करेंगे तो हम बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, और फिर हम तनाव को, या तो तनाव आएगा नहीं, या तनाव को बेहतर हैंडल कर पाएंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि भाई बहन का आपने जिक्र किया, तो कई जी। बार ऐसा होता है कि जब स्टडी कर रहे होते हैं तो होता है कि बड़े भैया के नंबर आपसे ज्यादा आ गए, हाँ। आप उनसे देखकर कुछ सीखिए। यस। बच्चों के साथ कुछ ऐसा इस तरह से हाँ, होता है। हाँ। और इसके साथ ही फिर, या फिर अगर अपने भाई बहन नहीं है तो किसी और का बोलेंगे। ऐसे सिचुएशन में जब कंपैरिजन झेलना पड़ता है, तो बच्चों को अपना माइंडसेट कैसा रखना है? क्योंकि अभी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो उनको जिस मिट्टी में जैसे हम मोल्ड करेंगे वो वैसे ही मोल्ड हो जाएंगे। यस। तो यहाँ पर पेरेंट्स का भी बहुत कितना रोल है, वो भी आपसे समझना चाहूंगी। और बच्चों को कितना इन चीजों को लाइट या थोड़ा ज्यादा समझना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए? देखिए, यहाँ पर जिम्मेदारी तो पेरेंट्स पर ही दी जाएगी। जी। देखिए, क्या होता है ना, हमारे सोसाइटी में पॉवर्टी कॉन्शियसनेस थोड़ा ज़्यादा है। तो हमको लगता है कि अगर हम आगे लाइफ में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा सेल्फ स्टीम कम है, अगर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ही हमारी अच्छी ज़िंदगी चल रही है। लॉन्ग टर्म लाइफ में ना एकेडमिक नंबर्स ज़्यादा मैटर नहीं करते। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारा कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है, हमारा सोशल स्किल मैटर करता है, हमारी नेटवर्किंग मैटर करती है, हमारा EQ, इमोशनल क्वोशेंट मैटर करता है। लेकिन यह बात बहुत सारे पेरेंट्स को भी नहीं पता है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी पेरेंट्स पे ही जाएगी। बच्चे, कुछ परिवारों में बच्चे भी ये एक्टिव रोल ले सकते हैं कि पेरेंट्स की बातों को नहीं महत्व लें। तो आपको परिवार में या टीचर्स में भी कोई मैच्योर मिल सकते हैं, जिनसे जिनको आपने पहचान लिया है कि हाँ, मैं इनसे सलाह ले सकता हूँ, मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि मेरे परिवार में ऐसा होता है, मुझे क्या करना चाहिए। कोई तो मेंटर ढूंढना ही चाहिए जिनके संपर्क में हम रहें। एग्जाम में हम बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें, लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं जीना। 3 इडियट मूवी देखिएगा, बहुत अच्छा मैसेज उसमें दिया गया है। सिर्फ फर्स्ट बेंचर ही लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। और वास्तव में देखा जाए तो बिजनेस आइडियाज, क्रिएटिविटी बैक बेंचर्स के पास ही ज़्यादा होती है। फर्स्ट बेंचर होने से लाइफ में आप ज़्यादा सक्सेस करेंगे, यह कंसेप्ट तो हमें छोड़ना है। जब बात समझ में आ जाए, हम, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करें, पढ़ाई करनी है, लेकिन लोड लेके नहीं करना है क्या इतने ही मार्क्स चाहिए। कंपैरिजन ना करें। जो कंपैरिजन कर रहे हैं उनको 3 इडियट मूवी दिखाएं या छिछोरे मूवी दिखाएं। लाइफ में फेल्योर से भी लॉन्ग टर्म प्रभाव नहीं पड़ता। कोई एक फेल्योर से, मैं खुद MBBS में 3rd ईयर के माइनर एग्जाम में फेल हुआ था। मेरे फ्रेंड टेंशन में आ गए। थैंक गॉड मेरे पास मेडिटेशन था, मुझे तनाव, मेरे जीवन में तनाव नहीं आया। हाँ, फिर से एग्जाम दिया, 6 महीने बाद पास कर गए। आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 3rd ईयर में क्या फेल हुआ था। और इनफैक्ट लाइफ में कभी कभी फेल हो जाने से ही हमारे जीवन में विनम्रता रहती है, और फेल्योर को या इस तरह के स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी डेवलप होती है। ऐसे कई सारे ओकेजन हैं। कोई बच्चा जो हमेशा फर्स्ट ग्रेड में रहा और लाइफ में एक बार अगर उसे फेल्योर मिला तो उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड के केस जिस फैमिली में टॉप रहने की या बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से होता है। यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है, हम कंपैरिजन ना करें। लाइफ में सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। लाइफ में किसी एक बार फेल होने से हमारी पूरी लाइफ प्रभावित नहीं हो जाती है, हम दूसरा एग्जाम दे सकते हैं। अगर पेरेंट्स समझदार मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम किसी मेंटर को ढूंढें, किसी भी परिवार में बड़े को ढूंढें। तनाव ना लें, अच्छा करने की कोशिश करें जितना हो पाता है, और
जिंदगी में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ये जो स्ट्रेस का जो सवाल है, जो मसला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में झेलते हैं और उसके साथ ही कंपैरिजन का तो बहुत ही ज़्यादा होता है। जी। मुझे लगता है कि आपकी बात सुनेंगे बच्चों के पेरेंट्स और समझेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि उनके बच्चे और वो अच्छे तरह से और ज़्यादा ग्रो करें और ज़्यादा उनके माइंड में क्रिएटिविटी डेवलप हो। सर, इसी के साथ एक और कॉमन फैक्टर आ जाता है, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी। जी। तो इस पर आपसे समझना चाहूँगी कि बच्चों में जो डिप्रेशन की समस्या है, हालाँकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन होने लगता है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन होने लगता है, तो उस पर मैं समझना चाहूँगी आपसे। देखिए, एक स्वस्थ परिवार हो, जी। एक स्वस्थ समाज हो, तब तो ये समस्या नहीं आती है। लेकिन एक अफ़सोस की बात है कि आज के दिन में हमारा समाज या बहुत सारे परिवार भी ऐसे नहीं हैं। पेरेंट्स अगर सफ़र कर रहे हों, तो उसके कारण से भी बहुत सारे बच्चों में आता है। अगर पेरेंट्स ने कभी फेस किया हो, तो बच्चों में आने की संभावना अधिक रहती है। तो पेरेंट्स को ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है कि उनके जीवन में जो स्ट्रगल रहे हैं, उसको वो अपने बच्चों पर ना आने दें। और अगर लाइफ में आया है, तो हम उसको टैकल कर सकते हैं। परेशान ना हो, ऐसा कभी ना सोचें कि इसका सॉल्यूशन नहीं होता। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, अप्रहेंशन हो, हम उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो उसके लिए हमें योग पर आना चाहिए, ध्यान पे आना चाहिए, मेडिटेशन के प्रैक्टिस से, योग निद्रा की प्रैक्टिस से, ब्रेथवर्क की प्रैक्टिस से हम डिप्रेशन को, एंजाइटी को टैकल कर सकते हैं। डिप्रेशन के लिए ब्रेथवर्क है और एंजाइटी के लिए योग निद्रा है, और मेडिटेशन दोनों में हेल्प करता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए, तो आप किसी मेडिटेशन टीचर के पास जाइए या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो उससे आपको बातें समझ में आएंगी। साइकेट्रिस्ट के पास ना जाएं जो मेडिसिन दे, क्योंकि क्या है, मेडिसिन में सॉल्यूशन है नहीं। सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर माइंडसेट चेंज करने का है, एटीट्यूड चेंज करने का है। जैसा हमारे माइंड का एटीट्यूड होता है, लाइफ में हम वैसा ग्रो करते हैं। डिप्रेशन आता है काम करने में, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको ब्रेथवर्क करवाएं। और यहाँ पर एक बात बहुत समझनी है कि जब हम किसी को, दूसरों को बोलते हैं, कोई अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को अगर रिकमेंड कर रहे हैं, तो पहले उसे आप खुद 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करें, 5 दिन प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब हम किसी बात को बोलते होते हैं ना, तो हमारा वाइब्रेशन उसमें जाता है। सिर्फ सलाह देने से नहीं होता, उस सलाह को अगर आपने थोड़ा जिया है, थोड़ा फील किया है, क्योंकि प्रैक्टिकल करते हुए क्या फील होता है, अगर आप वो करें और कुछ ऐसा सवाल आए, अगर आपने किया नहीं है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। एक तो आपके बोलने में अधिक वाइब्रेशन जाएगा, कोई सवाल पूछेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। तो जो चीज़ों को हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर लिया है ना, वो हमें रिकमेंड करना चाहिए। तो डिप्रेशन को ब्रेथ वर्क से बहुत अच्छा हम टैकल कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं बताना चाहूँगा। हमारे हाथ में 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक HT7 और एक SI3। SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हम दबाने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जिन बच्चों को, जिन युवाओं को ऐसा लगे कि उनके जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी है, वो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट से आपके भीतर खुशी का लेवल बढ़ेगा। डिप्रेशन क्या है, एक तरह से खुशी का कम होना है। तो दोनों हाथों में आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। एक बार में 2 मिनट के लिए लगभग दबाएं और दिन में 5 बार के लिए। और यहाँ पर हम बाद में लाल रंग लगा सकते हैं। HT7 दबाने से हमारे हार्ट की ऊर्जा बढ़ेगी, हार्ट जो है मजबूत होगा, तो आप अपने लाइफ को बेहतर वे में हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं आएगा। SI3 से आपका ब्रेन ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप ज़्यादा बेहतर, भीतर से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना चाहिए। यह भी डिप्रेशन को और कॉन्फिडेंस इशू को टैकल करता है। SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें दोनों हाथों में करना है। स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, इसका आप फोटो खींच के रखें और इसे रोज दबाएं करें। यहाँ पर आप लाल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट और HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट ये बहुत अच्छे हैं। डिप्रेशन के साथ साथ
एंजाइटी की बातें हैं। एंजाइटी, अप्रहेंशन, क्या होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। ज़्यादातर एंजाइटी जो होते हैं ना, वो हाइपोथेटिकल ही होते हैं। हम पहले से सोच लेते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, मुझे मार्क्स, एग्जाम में इतने मार्क्स आए हैं, मेरे पापा मुझे क्या बोलेंगे, मैंने इतना पढ़ा है, एग्जाम में पता नहीं मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइवा देने जा रहे हैं, बहुत लोग नॉलेज होते हुए भी नहीं बोल पाते। तो यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट है PC6। कभी भी वाइवा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं। दोनों हाथों में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा सकते हैं, हमारी कलाई पर, कलाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पर और चौड़ाई से सेंटर में एक्यूप्रेशर पॉइंट है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आप अफर्मेशन बोल सकते हैं। अफर्मेशन, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई एम गुड इन दिस। देखिए, सब कुछ तो सोच का खेल है। PC6 आपको दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच के रखें और दोनों हाथ में इसे दबाएं। अगर आपको एंजाइटी है और PC6 आप दबाते हैं तो आपकी एंजाइटी बहुत जल्दी ठीक होती है। लेकिन साथ साथ आपको पूरी तरह से जड़ से खत्म करना है तो PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए दोपहर में या शाम में, दिन में कभी भी एक बार योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। योग निद्रा जो है वो हमारे मन को रिलैक्स करता है, और जब हम रिलैक्सेशन में होते हैं ना, तो हम बेहतर ढंग से सोच पाते हैं, बेहतर ढंग से डिसीजन ले पाते हैं। एंजाइटी जो है वो बहुत रियल इशू नहीं होता है, लेकिन चूंकि हमने सोच लिया है कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं। आपके पास नॉलेज होता है फिर भी बोल नहीं पाते, पढ़ा हुआ है फिर भी लिख नहीं पाते। अगर आप ठहराव रहेगा, स्थिरता रहेगी, जीवन में योग निद्रा आपने किया हुआ है, योग निद्रा रेगुलर करते हैं, तो आप बेहतर ढंग से सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि कलर थेरेपी और युवा हमारे यहाँ टीनेजर्स अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हाँ। हैं, और कलर थेरेपी हमें दिन में ही यूज़ करना होता है। जी। तो क्यों ना ऐसा, मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल था कि जो आपने कलर थेरेपी बताया, जैसे कि आपने यहाँ बताया या ये पॉइंट जो बताया, तो वहाँ पर कलर सिर्फ डॉट करने की बजाय वहाँ पर कोई डिज़ाइन भी क्रिएट बिल्कुल कर कर सकते हैं सकते हैं, क्या? यस, वेरी ट्रू। हम वहाँ पे स्माइली बना सकते हैं, जी, स्माइली बना दें रेड कलर से, जो कलर आ रहा है यहाँ पर, अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर आता है, बिल्कुल, तो स्माइली बना सकते हैं। हम कोई स्वास्तिक या कोई भी डिजाइन बना सकते जो हैं। हमें अच्छा हाँ, लगे। अपना नाम का इनिशियल लिख सकते हैं, बस कोई देखे भी, अरे बैठे बैठे बस मैंने लिख लिया अपना नाम का, मुझे अपना नाम पसंद है तो मैंने लिख लिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं, दिस क्रिएटिविटी इज वेरी गुड, ऐसा किया जा सकता है। जो यूथ हमें अभी सुन रहे हैं और जो टीनेजर्स सुन रहे हैं, तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आपका कोई वाइवा है या कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स पर आप काम कर सकते हैं, अफर्मेशंस ट्राई कर सकते हैं। कलर थेरेपी में अपने फेवरेट कोई भी डिज़ाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बस उस कलर का ध्यान रखें, जिससे कि आपका जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है और कॉन्फिडेंस लेवल वो आपका बूस्ट हो। तो सर, इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है, पीयर प्रेशर। टीनेजर्स में या युवाओं में पीयर प्रेशर की जो समस्या है, पीयर प्रेशर में आकर के हमारे जो युवा हैं, जो टीनेजर हैं, कई बार ऐसी गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं जिनमें वो खुद से नहीं पढ़ना चाहते, ना उनका मन है ऐसा करने का, लेकिन पीयर प्रेशर में आकर कहीं ना कहीं उनको इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरा दोस्त क्या समझेगा मेरे बारे में, अरे ये नहीं कर सकता या ये नहीं करता। तो इस सिचुएशन को कैसे डील करें? देखिए, पीयर प्रेशर क्या होता है, पीयर प्रेशर का एक कारण है कि हमारा अपना कॉन्फिडेंस बेसिकली कम है। हम ये सोच रहे हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और ये प्रॉब्लम सबके साथ है। ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हमें सीखने की ये ज़रूरत है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, और यही लाइफ में मैटर करता है। अरे ज़िंदगी में दोस्त बदलते हैं, हमारा सर्कल चेंज होता है, स्कूल बदलते हैं, हमारा जगह बदलता है। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसके सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये फॉर्मूला अपने जीवन में लगा के रखिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमें लोगों की फिक्र में नहीं जाना है। आपको जो समझ में अच्छा लगता है कि हाँ ये करना उचित है, आप हमेशा वो करें। दोस्तों को खुश करने के लिए, दोस्तों के माइंड के सामने अपना इमेज बनाने के लिए ना करें।
क्योंकि जो हम गड़बड़ कर बैठते हैं उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों की खुशी के लिए, दोस्तों के सामने इमेज बनाने के लिए हमने स्मोकिंग चालू कर दी, हमने ड्रग लेना चालू कर दिया, तो फिर नीचे गिरते चले जाते हैं। अच्छे दोस्त रखें जो आप पे प्रेशर ना लगाए। अगर कोई दोस्त आप पे प्रेशर लगाता है, अरे तुम मेरे लिए नहीं करोगे, अरे चलना एक बार, ऐसे दोस्तों से बचें। हमें सोच समझ के अपने दोस्त चुनने चाहिए। हर क्लास में, हर मोहल्ले में बहुत सारे लोग होते हैं। हमारी एज ग्रुप के कई सारे लोग मिल जाएंगे, हम सबसे दोस्ती नहीं बना सकते। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप क्या क्लास में सभी से आपकी दोस्ती है? नहीं, कुछ 2-4 से सिलेक्टिव लोगों से दोस्ती हो जाती है। दोस्त सोच समझ के चुनने चाहिए। जैसे हमारे दोस्त बन जाते हैं ना, जैसे हमारी कंपनी हो जाती है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर वैसा सेफ होता है। जिम रॉन ने तो ये कहा कि आप किसी व्यक्ति के 5 फ्रेंड बता दो, मैं उसका अगले 5 साल का भविष्य बता दूंगा। क्योंकि जैसा हमारे फ्रेंड सर्किल होंगे, उनकी आदतों को अनजाने में हम अडॉप्ट कर लेते हैं। हमें सोच समझकर फ्रेंड चूज करने चाहिए। और अगर फ्रेंड अच्छा नहीं है, अगर वो प्रेशर डालता है किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको फ्रेंड चेंज करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। और यहीं पर अगर पेरेंट्स अगर फ्रेंड हैं, देखिए अब जो समय आ रहा है, पहले पेरेंट्स थोड़े ऑथोरिटेरियन होते थे, थोड़ा दबाव डालते थे, थोड़ा गुस्सा करते थे। अब गुस्से वाला माहौल तो नहीं है, अगर गुस्सा करना उचित नहीं है। अब यूथ जनरली जल्दी युवा हो रहे हैं, जल्दी एडल्ट हो रहे हैं, तो एक पेरेंट्स को भी दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए। तो अगर पेरेंट्स ने अपने को दोस्त जैसा रखा है, तो बच्चे भी अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। पीयर प्रेशर ना आए। अगर पीयर प्रेशर आ रहा है तो अपने पेरेंट्स से बात कह सकें। अगर बच्चा ऐसा कहता है तो पेरेंट्स को स्कूल चेंज कराने के लिए भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर गलत संगति आ गई तो फिर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अच्छा स्कूल चूज करते हैं। अच्छा स्कूल चूज करने के लिए ज़्यादातर लोग देखते हैं कि किसके एग्जाम में पासिंग परसेंटेज अच्छा है, वो एक फैक्टर है, ठीक है। ये भी देखना चाहिए कि कैसे दोस्त बनते हैं, वो दोस्तों में कितनी पॉजिटिविटी है, कितना फ्रेंडलीनेस है। फ्रेंडलीनेस सिर्फ हंसी मजाक से नहीं बनता। फ्रेंडलीनेस की लाइफ में ऑप्टिमिज्म कितना है, लाइफ में आगे बढ़ने का भाव कितना है, लेकिन आगे हेल्दी वे में बढ़ना। कंपटीशन नहीं, दोस्तों से कंपटीशन नहीं करनी चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, हेल्दी रूप से कंपटीशन करना हो, दोस्तों से आप कर सकते हैं कि देखते हैं इस बार किसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जो मार्क्स ज़्यादा लाएगा वो पार्टी देगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा क्यों आ गए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम के मार्क्स से लॉन्ग टर्म लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म लाइफ में हमारे सभी के क्युमुलेटिव इफेक्ट आते हैं। हमारे इमोशनल कोशेंट, हम स्ट्रेस को या किसी भी सिचुएशन को किस प्रकार हैंडल करना सीखते हैं। आईक्यू के साथ ईक्यू का महत्व है। ईक्यू इज अंडररेटेड एंड आईक्यू इज ओवररेटेड। एग्जाम के मार्क्स जो हमारे पास मैकाले का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे तो आईक्यू का टेस्ट होता है, ईक्यू का नहीं होता। ईक्यू समझने की जरूरत है, इमोशनल कोशेंट। अगर इमोशनल कोशेंट पर हम ध्यान रखें तो हम बहुत सारे इश्यूज को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, पीयर प्रेशर को भी कर सकते हैं। हम जिंदगी में दोस्त सोच समझ कर चूज करें। बहुत लोग सोशल मीडिया पे ऑनलाइन फ्रेंडशिप करते हैं, सोच समझ कर हमें दोस्त बनाने चाहिए। कभी भी ऐसा फ्रेंड मत चूज कर लें जो आप पर किसी तरह का दबाव डाले। सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा प्राइवेट भी नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ आपको ठीक ना लगे तो पेरेंट्स से शेयर करें। पेरेंट्स अगर लाइफ में कभी कुछ अप डाउन होता है तो पेरेंट्स से तुरंत शेयर करें। पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे, इस कारण से और बड़ी गलतियों में जाते हैं। हमारे जीवन में यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोस्त कैसा चूज करते हैं। जैसे दोस्त आप चूज कर लेंगे ना, लॉन्ग टर्म में आपका जीवन वैसा बदलने वाला है। जो आप प्रेशर लगाए वैसे दोस्तों से बचिएगा। पीयर प्रेशर में आकर कोई भी एडिक्शन वाली आदत
कोई गलत आदत जीवन में मत नहीं करना है। सर, जैसा कि आपने बोला कि हमें कोई भी गलत आदत नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारे लॉन्ग टर्म, हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को, सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। जी और जो ऐसे लोग, जो ऐसे दोस्त हमारे होते हैं जो हमें इन चीज़ों के लिए फोर्स करते हैं, तो हमें उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। जी लेकिन यहाँ ना एक ट्रिकी ये सवाल हो जाता है कि हम कैसे समझें कि हमारा जो दोस्त है वो हमारे अच्छे के लिए कोई बात हाँ। बोल रहा है, बुरे के लिए वो बात बोल रहा है। क्योंकि हम अभी बड़े हो ही रहे हैं, इतना ज़्यादा ब्रेन का हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, या इतनी ज़्यादा समझदारी नहीं आई होती है कि हम ये समझ लें कि सामने वाला जो है वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहा है या हमारे बुरे के लिए बोल रहा है। कई बार अच्छे की आड़ में बुरे के लिए भी लोग बोलते हैं, इस तरह के दोस्त भी बन जाते हैं। तो वो कैसे समझे? क्योंकि हमारे अभी टीनेजर जो है व्यूअर्स, वो हमें देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, तो वो समझना चाहेंगे कि सामने वाले की जो मंशा है उसको किस तरह से भापें कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। जब मैं 10th क्लास में था जी तो मेरी इंग्लिश के लिटरेचर में एक जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी छपी थी, जो वो जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, अपनी डॉटर इंदिरा को वो जेल से चिट्ठियां लिखा करते थे। और उन चिट्ठियों में एक बात एक जगह पे आती है कि बेटा, जो बात तुम्हें अपने बड़ों से छिपानी पड़े वो बात हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है, हर एक टीनेज को, हर एक यूथ को, जिन बातों को आपको पेरेंट्स से छिपाना पड़े, बहुत संभावना है कि वो बात ठीक नहीं होगी, है ना। यहाँ पर थोड़ा हमें अपने पेरेंट्स, दोस्तों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे पेरेंट्स हैं, है ना। तो पेरेंट्स से हमें कनेक्शन रखना चाहिए। जिन दोस्तों को पेरेंट्स के साथ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वैसे दोस्तों से ही दोस्ती बनाएं। एडिक्शन का मामला है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, देखिए ये जब पहली बार जब शुरू होता है ना, अगर तो उस समय का चेक नहीं किया तो फिर एडिक्शन हो जाने पे फिर उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई ऐसा दोस्त जो बोले अरे यार एक सुट्टा मार लो, वैसे दोस्तों से बचना है। एक पैग लगा लें, फिर वो आदत कब बन जाती है पता नहीं चलता। हम पहले डोज से ही बचें, क्योंकि आदत बन गई ना तो छुड़ाना मुश्किल होता है। क्योंकि सर मुझे भी ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि ना बुराइयां सिखाने वाले लोग ज्यादा होते हैं, जी कोई अच्छाई सिखाने वाले मतलब बहुत ही कम कम होते मिलते हैं। क्योंकि देखा जाएगा तो मतलब जैसे अगर दो लड़के हैं तो उनमें अगर दोनों दोस्त हैं आपस में, तो दोस्त ये बोलेगा कि चल ड्रिंक कर लेते हैं, ये नहीं बोलते कि चलो जूस पीने चलते हैं। तो इस चीज को भी समझना काफी जरूरी है, मुझे लगता है। राइट, हाँ। तो इसीलिए है ना कि हमें दोस्त सोच समझ के चुनने बिल्कुल। चाहिए। जो कोई भी ऐसा काम जो पहली बार भी पेरेंट्स से छिपाना पड़ रहा है ना, तो वहां पे हमें अलर्ट होना चाहिए कि मैं ये करूं कि ना करूं। नहीं बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये एक बार हमने हाँ बोला तो फिर संभावना बढ़ जाती है कि हम उसको नेक्स्ट टाइम भी हम उसको करेंगे। हम एक बार छिपाया है, हम फिर बार बार छिपाएंगे। इसको साइकोलॉजी में शैडो भी कहा जाता है। जो हमारी लाइफ में शैडो है, जिसको हम छिपाते हैं, वो शैडो बड़ा होता जाता है और उस शैडो से उसका प्रभाव हमारी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी पड़ता है। हमने कोई एक काम ऐसा किया जो हम एक पेरेंट से छिपा रहे हैं, फिर दूसरा काम भी हम ऐसा कर सकते हैं और फिर हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हिडन सीक्रेट्स बन जाते हैं जिसको छिपाना मजबूरी बन जाती है। और फिर इसी में बहुत बार ब्लैकमेलिंग का हो जाता है। कोई अगर ऐसा पर्सन मिल गया जो समझ रहा है कि हाँ इसके पास इतना शैडो है, इतने पेरेंट्स से छिपा रहा है, ये करो नहीं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा। अब पेरेंट्स को पता ना चल जाए, इस कारण से फिर उनको करना पड़ रहा है। तो शैडो अपने लाइफ में रहने ही ना दें जो आपको अपने पेरेंट्स से छिपाना पड़े, है ना। देखिए मूवी का मामला है, मूवी जाने का मामला है, तो पेरेंट्स भी, बहुत पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि आप मूवी जा सकते हैं, लेकिन ये विवेक तो विकसित होता है और होना ही चाहिए। और अगर आपको डाउट है ये करें ना करें, तो अपने लाइफ में कोई एक मेंटर रखें जो आपसे उम्र में अधिक बड़ा हो, जो अनुभव में बड़ा हो, जो समझदारी में बड़ा हो, जिससे आप पूछ सकें। जब आपको नहीं पता समझ में आ रहा है क्या करें, तो किन्हीं परिवार में किसी एक व्यक्ति से तो पूछें, या बहुत बार टीचर्स भी होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में या स्कूल में, बहुत बार हमें अच्छे टीचर्स भी मिल जाते हैं जिससे हम पूछ सकते हैं कि सर हम मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो पूछना चाहिए, अपने आप से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पहला डिसीजन अगर एक बार लॉन्ग लेते हैं जो हम छिपा रहे हैं, तो फिर बाद में फिर छिपाने का सिलसिला चल पड़ता है और फिर लाइफ में मुश्किलें बढ़ती जाती हैं।
सर इसी से रिलेटेड है एक और सवाल जो कि आजकल हमारे युवा युवा नहीं, टीनेजर भी और बड़े भी सभी उसकी चपेट में है, सोशल मीडिया एडिक्शन। जी। तो सोशल मीडिया एडिक्शन जहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है वो ठीक है, हुँ, नॉलेज के लिए जहाँ यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब इसका एडिक्शन बन जाता है, हुँ। क्योंकि जब हम सुबह सोकर उठ रहे हैं, सबसे पहले फ़ोन चेक कर रहे हैं। उसके बाद जब सो रहे हैं तब रात को लेट तक हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये एडिक्शन बन चुका है। और इस एडिक्शन पे भी सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि सब कुछ तो रियल नहीं होता सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया का ये जो एडिक्शन है और जो सोशल मीडिया से टीनेज या यूथ या सभी हम जो इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं, इतना ज़्यादा इंस्पायर होते हैं हर चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पर किस तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया से बाहर आने के लिए सोशल मीडिया में ही एक बहुत अच्छा साधन है। नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है सोशल डायलेमा। मेरे कज़न ने जो आईआईटी में पढ़ रहा है, उसने मुझे रिकमेंड किया। तो उम्र में छोटा है, बोलता है तो जनरली बात को इग्नोर करते हैं। लेकिन उसने जब दोबारा बोला, इंसिस्ट किया तो मैंने देखा। सोशल डायलेमा में डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म में इतनी अच्छी ढंग से दिखाया गया है कि जो ये सोशल मीडिया वाली कंपनी है, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे यूथ पर क्या प्रभाव पड़ा है। वो तो बस अपने रिव्यू को बढ़ाने के लिए हमारे ब्रेन में प्लेजर सेंटर्स होते हैं, जिसमें डोपामाइन होता है, उसको बस स्टिमुलेट करने का है। जब हम देखते हैं कि मेरे फ़ोटो पे लाइक आया, मेरे फ़ोटो पे कमेंट आया, हम उसको काउंट करते रहते हैं, तो हमारा डोपामाइन बढ़ रहा है। इस लूप होल को पकड़ना है कि इस बात को समझकर सोशल मीडिया कंपनी इस तरह से डिज़ाइन कर रही है। जो कलर होता है, जो यूट्यूब का रेड रंग का कलर है, आप जो इस तरह का वीडियो देख रहे हैं, उस तरह से आपको उनका शिकार बनाया जा रहा है। उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है कि बस उनका व्यू बढ़े, उनका ऐड आए, उनका इनकम हो। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है वो सोशल डायलेमा डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखनी चाहिए। वैसे भी मूवी से अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने से हमारा एजुकेशन होता है। तो ये समझ में आएगा कि सोशल मीडिया जो है हमें किस तरह से हमें मिसयूज कर रही है। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके लाइक से यूट्यूब को कमाई होती है, फेसबुक को कमाई होती है, लेकिन आपका माइंड तो डोपामीन के ग्रिप में आ जाता है और आप और लाइक चाहते हैं। खुशियाँ सोशल मीडिया के लाइक में नहीं है दोस्तों, खुशियाँ तो जीवन में है। लाइफ को एंजॉय करना सीखें, लाइफ में लर्निंग ओरिएंटेड हों, पढ़ाई फोकस्ड हों। सोने से लास्ट कुछ मिनट, आधे घंटे से 1 घंटे और सुबह जगने के आधे घंटे 1 घंटे तक, इसमें अगर आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो लाइफ में आपको सक्सेस पाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लें। अगर आप अपने सक्सेस को डिले करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया खूब यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो तो इस 2 घंटे में, 24 घंटे में सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट टाइम्स में करें ही ना, डे टाइम्स में करें। और सोने से पहले और सुबह जगने के बाद इस टाइम तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपकी नींद प्रभावित होगी ना तो आपका समझने की कैपेसिटी, आपकी मेमोरी कैपेसिटी डिक्लाइन करती जाएगी। स्मार्टनेस हम पर निर्भर करती है, हमारा IQ, हमारा EQ, हमारी मेमोरी, हमारा कंप्रहेंशन। कोई सब्जेक्ट पे बातचीत हो रहा है, क्लास में कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्या कारण है इसका? इसका एक कारण है कि उसका ब्रेन उतना शार्प है, और ब्रेन शार्प होने के लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत बहुत जरूरी है। 7 घंटे से 8 घंटे की नींद रात में लेना जरूरी है। रात में जल्दी सोने की आदत डालें, सोशल मीडिया से बचें, दिन के समय थोड़ा सा यूज करें, अपने मोबाइल में लॉक लगा के रखें। सोशल मीडिया के भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं, क्या मुझे इतना देर यूज करना है, मुझे 1 घंटे सोशल मीडिया यूज करना है, मुझे इस 1 घंटे की विंडो में या 3 घंटे की विंडो में या 6 घंटे की विंडो में, इतने में जितना देर मैं सोशल मीडिया देख सकूं। उसके अलावा 24 घंटे में बाकी समय पढ़ाई के लिए दें, क्रिएटिविटी के लिए दें, दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए दें, कहीं घूमने के लिए दें,
फिजिकल घूमने में जो मजा है सोशल मीडिया पे फोटो देखने में उतना मजा नहीं है। लेकिन सर कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया के जंजाल में इस तरह से फंस चुके जी। हैं कि हम फोटोज, जैसे अगर हम कहीं जाते भी हैं तो हम उसको उस एरिया को, उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने के बजाय फोटोज क्लिक करते हैं पहले, जी। कि पहले फोटो क्लिक कर लेते हैं, बात का देखते हैं। हाँ, तो ये रहता है, और फिर वो फोटो क्लिक होते ही पहले जाता है सोशल मीडिया पर, उसके बाद भी लाइक्स पर हमारा फोकस रहता है, सारी चीजों पर रहता है, yes, लेकिन हम उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। राइट। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। आप कहीं घूमने गए हैं तो उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। फोटो तो हो जाएंगे, कहीं पे गए, ग्रीनरी है या कोई भी आर्टिस्टिक चीजें हैं, उसको पहले अपनी नॉर्मल आंखों से प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए जब एंजॉय कर लिया, उसके बाद फोटो पे जाना चाहिए। फोटो खींच के आप दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, उससे पहले खुद तो देख ले, खुद तो एंजॉय कर ले। बिल्कुल। और यहाँ पे एक बात समझनी यह भी है, सोशल डायलेमा मूवी में यह भी दिखाते हैं कि अगर हम अपने हर एक चीज को सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं तो सोशल मीडिया आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानती है। और अगर सोशल मीडिया पे आप सब कुछ डाल रहे हैं, आपके बारे में वो आपसे ज़्यादा जान रही है, तो मिसयूज होने के, फाइनेंशियल ट्रैक करने की संभावना ज़्यादा है। फाइनेंशियल जो हैकिंग होती है, मिसयूज हो रहा है बहुत सारे, उसका एक बड़ा कारण है कि आप अपना सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पे सब कुछ मत डालिए, कुछ चीज़ों को डालिए, कुछ चीज़ों को अपने पर्सनल लाइफ के लिए एंजॉय रखिए। सब कुछ दिखाना जरूरी है क्या? दूसरों को दिखाना, अरे खुद देखिए ना। हर एक चीज सोशल मीडिया के लिए नहीं है। सोशल डायलेमा डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखकर आप इस बात को समझ जाएंगे। बहुत जगह पे क्रेडिट कार्ड से, आपके बैंक से हेराफेरी हो जाती है। आप सब कुछ अपना सोशल मीडिया पे रखेंगे तो फिर होगा ना। सिर्फ उनकी गलती नहीं है। अगर ताली बजती है तो सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती, दूसरे हाथ की भी से भी बजती है। कहीं पर कुछ करप्शन हो रहा है, कहीं पे कुछ गलत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो सिर्फ करने वाली की गलती नहीं है, आपकी भी गलती है कि आप इतने लापरवाह क्यों हैं। हमें हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं डालना है। सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्टेड टाइम में यूज करना है। सोशल मीडिया, और बहुत तो यह भी बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे होना भी क्यों। मैं व्यक्तिगत रूप से कई ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो आज के ज़माने में भी सिंपल फ़ोन यूज करते हैं। कंपनी का सीईओ, मेल पे मटेरियल भेजो, व्हाट्सएप नहीं उनके पास। तो वैसे ज़िंदगी जीने वाले भी लोग हैं। कार्ल न्यूपोर्ट पढ़िएगा, एक मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं, प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हैं। फेसबुक पे उनका प्रोफाइल नहीं है, लेकिन टेड पे उनके टॉक हैं, उनकी किताबें हैं। हम सोशल मीडिया का रैशनल यूज कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो कार्ल न्यूपोर्ट जैसा फेसबुक पर अकाउंट भी ना बनाएं, या बनाए तो हफ्ते में कभी एक दिन विजिट कर लें, महीने में कोई एक दिन चले जाए। ज़्यादा यूज ना करें, हर एक फोटो को ना डालें, अपने आप को विक्टिम ना बनाएं। विक्टिम आप खुद बनाते हैं हर चीज़ को शेयर करके। और यहाँ पे मैं थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करूँगा। हमारे पैर पे एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है SP4। अगर कोई भी एडिक्शन आपके भीतर है तो उस एडिक्शन को कम करने के लिए SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करने से एडिक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी स्प्लीन ची को बढ़ाता है। यहाँ पर मसाज करने के साथ साथ आप हल्दी को लगा सकते हैं। हल्दी लगाने से स्प्लीन ची बढ़ती है और हमारे चॉइसेस एनर्जी मेडिसिन के अनुसार बेहतर होता है। हमारे चॉइसेस सही रहें, इसके लिए स्प्लीन ची जिम्मेदार है। SP4 दबाएंगे, स्प्लीन ची अच्छी रहेगी। स्प्लीन ची को अच्छा रखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा डाइट। हमें फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। जो भी प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड कहते हैं। जंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? कचरा। क्या आप कचरा खाना पसंद करेंगे? तो कचरा जब नहीं खाएंगे तो अपने को क्यों आप कर रहे हैं? जंक फूड से, प्रोसेस्ड फूड से हमारा स्प्लीन कमज़ोर होता है और हमारा हेल्थ डाउन होता है, हमारा डिसीजन लेने की कैपेसिटी कमज़ोर होती है। भोजन के लिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। सात्विक भोजन करें, घर का भोजन करें।
थैंक यू सो मच सर, ये जो आप इस पर जो आपने क्लैरिटी दी कि हमें किस तरह से अपने आप को सेफ भी रखना है, और सोशल मीडिया अगर चलानी भी है तो लिमिटेड टाइम के लिए चलाएं, और जिससे कि हमें बैलेंस भी लगे कि हाँ, सोशल मीडिया पर भी हैं और अपनी जी। हेल्थ को भी बचाए हुए हैं, बिल्कुल। और अपने स्वास्थ्य पर भी हमने अच्छी तरह से स्वास्थ्य को अपना मेंटेन किया हुआ है। सर, अभी के लिए मेंटल हेल्थ का टॉपिक जो है क्लोज करके बढ़ते हैं। आज का अगला टॉपिक जो है फिजिकल हेल्थ, जी। फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे युवाओं की, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि फिजिकल हेल्थ में जो युवाओं को चैलेंजेस फेस करने होते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है बॉडी शेमिंग का। जी। ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, या फिर हाइट ज़्यादा है या कम है, तो ये समस्या अभी युवाओं को, टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। राइट। तो इसको किस तरह से लेंगे, कि माइंडसेट अपना कैसे चेंज करें? देखिए, माइंडसेट तो खैर यहाँ पर चेंज करना है। पहले हमें ना राइट फूड, राइट लाइफस्टाइल को समझना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर ओवरवेट है तो हम भोजन ठीक से नहीं कर रहे हैं। हमको स्विगी पे ऑर्डर करना आता है, हमने ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा खा लिया। महीने में 1 दिन से ज़्यादा पिज़्ज़ा तो नहीं लेना चाहिए। अगर बिल्कुल ना लें तो वो बहुत थोड़ा हाई स्टैंडर्ड हो जाएगा। मैंने इस साल में शायद एक बार भी पिज़्ज़ा नहीं खाया होगा, या एक आध बार खाया होगा, है ना? जो ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है, इससे हमने अपने माइंड को इतना ज़्यादा भर लिया है कि हमको लगता है कि उसी में स्वाद है। स्वाद तो घर के भोजन में ज़्यादा है। तो अपने भोजन पे कंट्रोल रख के ही हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और वेट ज़्यादा होने के या कम होने के एक फैक्टर यह भी होता है कि हम खुद से प्यार कम करते हैं। हम बाहर की दुनिया में इतने भटके हुए हैं कि हम बॉडी के प्रति अलर्ट तब होते हैं जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। जब दूसरे बोलने लग जाते हैं कि अरे तुम मोटी हो रही हो, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तब कंसर्न होते हैं। हमें सेल्फ लव बढ़ाने की ज़रूरत है, और सेल्फ लव बढ़ाने के लिए मैं लुई हे की किताब को रिकमेंड करूँगा। लुई हे ने बहुत अच्छा हमें सेल्फ लव बताया कि हम खुद से प्यार करें। आईने के सामने जाएं और बोलें, हम अपने आप को देखते हुए, मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, यू कैन हील योर लाइफ। ये बुक इंग्लिश में और हिंदी में दोनों उपलब्ध है। इसको पढ़िए, इसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवेलेबल है, देखिए। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, ये एक कॉपी बनाइए, उसमें रोज लिखिए। सेल्फ लव बढ़ेगा तो आप अपना ध्यान रखेंगे। अर्लीस्ट आप अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे। आप अपने वेट का ध्यान रखेंगे, अपने हाइट का ध्यान रखेंगे। और जब हम खुद से प्यार करेंगे तो हम दूसरों से तुलना नहीं करेंगे, दूसरों को हम बोलेंगे नहीं। हाँ, अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि दोस्त थोड़ा ध्यान रखो। ये बॉडी शेमिंग करना, उसको कमेंट पास करना, ये आदत ठीक नहीं है। हम दूसरों को जो करते हैं, दूसरे के साथ जो हम करते हैं वो हमें मिलता है। ये कर्मों का सिद्धांत है। हम जैसे वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं वैसे वाइब्रेशन हमें मिलता है। हम दूसरों को देखकर कभी कमेंट पास ना करें, चाहे उसे पता नहीं चल रहा हो, लेकिन यूनिवर्स में तो वाइब्रेशन गया और वो आपके जीवन में फिर देर सवेर कभी लौट कर आएगा और फिर आप परेशान होंगे। अपने आप से प्यार करें। अपने वेट को अच्छा रखने के लिए अपने फूड पर ध्यान रखें, हेल्दी फूड लें, घर का खाएं, जूस पिए, फ्रूट्स लें। जूस और फ्रूट्स बहुत इजी है, बहुत इजीली अवेलेबल है जो हम ले सकते हैं। और अगर कुछ खाना ही है तो मम्मी को बोलें घर में बनाकर खाएं। स्वादिष्ट भोजन घर में भी लिया जा सकता है, बिल्कुल, है ना? तो वेट इस तरह से हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वेट ज़्यादा है तो एक एक्यूप्रेशर पॉइंट में बताता हूँ, घुटने पर होता है ST36, स्टमक 36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम मसाज करेंगे तो इस स्टमक 36 मसाज करने से हमारे जीवन में वेट जो एक्सेस वेट जो है वो कम होना शुरू होगा। आप अपने हाथ से मुट्ठी बना के नकल से घुटने के पास थोड़ा सा झुक कर आपको आगे से एंट्रोलैटरल, आगे और तिरछे ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, स्टमक 36। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। 2 मिनट के लिए मसाज करना है, दिन में 5 बार के लिए करना है। ST36 मसाज करने से स्टमक की ची एक्टिव होगी, यांग एक्टिव होगा। आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ST36। इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लें, दोनों पैरों में मसाज करें। ST36 का जब मसाज करेंगे तो ये वेट को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको भोजन पे कंट्रोल नहीं रखना है। भोजन पे भी रीजनेबल कंट्रोल रखें और एक्यूप्रेशर का सहारा लें। जब दोनों करेंगे तो एक्सेस वेट नहीं रह सकता। और थोड़ा सा अपनी लाइफ में थोड़ा एक्टिव हो, थोड़ा एक्सरसाइज करें,
थोड़ा स्विमिंग करें, समर का सीजन है तो, या कोई गेम खेलें। जब हम थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं तो वो भी एक्सरसाइज भी हमारे वेट को कंट्रोल रखने में बहुत हेल्प करता है। थैंक यू सो मच सर, इस पर आपने जो ज्ञान दिया कि इस तरह से हमें कैसे अपने वेट को मेंटेन करना है, और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपने बताया। तो सर इसी के साथ अगला सवाल मेरा जो है आपसे, और जो यूथ जो चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या होता है कि जब बच्चे टीनेज में होते हैं या फिर युवावस्था में आते हैं, तो कुछ अब गलत आदतें जैसे कि टबैको, तो इसकी भी बच्चों को आदत लग जाती है, चाहे वो सिगरेट के फॉर्म में हो या फिर पान मसाला के हाँ। फॉर्म में। कुछ पान मसाला के एड्स भी इस तरह के होते हैं कि वो हमारे माइंड को ट्रिक करते हैं और हमें उनको खरीदने के लिए और बाय करने के लिए, खाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित भी करते हैं। तो इन सिचुएशंस का, इन इस तरह की चीजों को हमारे माइंड पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, टीनेज और युवाओं पे तो बहुत ज्यादा। और तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि इस सिचुएशन को, इन चीजों को कैसे हैंडल करें। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ये जो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है जी वहां पर फोकस यही होता है कि सेल कैसे बढ़े, बिल्कुल। उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है सोसाइटी पर, इस पे के लिए कंसर्न लोग नहीं है। तो इसको न्यूरो मार्केटिंग का कंसेप्ट भी कहते हैं कि ब्रेन कैसे फंस जाए इस चक्कर में, है ना। कलरफुल एड्स दिखाना या बहुत जगह पैसा दिखाना कि अगर पफ ले रहे हैं तो ये एडल्टहुड का साइन है। यूथ को ये समझना चाहिए एडल्टहुड का साइन नहीं है, ये बेवकूफ़ी का साइन है। अगर कोई सिगरेट्स पी कर समझे कि वो बड़ा हो गया है तो ये बेवकूफ़ी का साइन है, उससे मैच्योरिटी नहीं आ जाती। और बहुत सारी मूवीज़ का भी यहाँ पे रोल है। जब भी मूवी में ऐसा सीन आए तो जाने कि ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है, अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ऐसी कंपनियां ऐसे सीन डलवा रही हैं, ऐसा पे कर रही हैं और बहुत हैविली पे करते हैं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में जाएंगे, बहुत हाई कॉस्ट देना पड़ता है अपने ऐड दिखाने के लिए, अपना मूवी में सीन डालने के लिए। तो जब भी ऐड आए आप जाने कि आपको, आपके इमोशनल माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप अलर्ट हैं तो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, और जब आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, आप होश में नहीं हैं, तो आपको बेवकूफ़ बना देंगे। तो ये बात समझनी है, पीयर प्रेशर में नहीं आना है। पहला पफ जब लेते हैं वहां पर रोकना है, क्योंकि वहां पर रोक कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार आदत लग जाती है ना, तो आदत लगना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा ओशो को भी रिकमेंड करूंगा। अगर किसी को आदत लग चुकी हो, अगर जीवन में लिए जा रहे हैं, तो ओशो ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताया है कि सिगरेट से ही प्राणायाम करो। मतलब जब अनुलोम विलोम में जैसे हम स्लो ब्रीदिंग करते हैं, तो बोलते हैं आंख बंद करके एक एक पफ को, एक एक उसको फील लो प्रॉपर। जब वो फील होगा तो वो प्लेजेंट फीलिंग नहीं होती है। अगर कोई वास्तव में उसको प्राणायाम की तरह, ध्यान की तरह कर लेता है, तो बहुत संभावना होती है कि फिर लगता है कि क्या मैं अपना फेफड़ा जला रहा हूं। क्या पैसे के, क्या रुपए के नोट्स को हम जला के पिएंगे? नहीं पिएंगे। लेकिन जब हम सिगरेट में पैसे खर्च कर रहे हैं तो वही तो कर रहे हैं, हम अपने फेफड़े को जला रहे हैं। तो ये जो शुरुआती लेवल पे जितना हम इसको रोक लें उतना अच्छा है। जब आदत जितनी पुरानी हो जाती है उतनी छोड़नी मुश्किल हो जाती है। बहुत सारे मैं देखता हूँ, सिगरेट वाले भी, अल्कोहल वाले भी, क्योंकि एक बार आदत लग गई ना तो बोलते हैं मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ। आदत जितनी पुरानी हो जाएगी ना उतना छोड़ना मुश्किल होगा। ऐसे दोस्तों से बचें जो अल्कोहल वाले हों, जो सिगरेट वाले हों। अरे अच्छे दोस्त रखें। क्या ऐसे लोग नहीं हैं आपकी क्लास में, आपके बैच में, आपके अड़ोस पड़ोस में? क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो बिना सिगरेट के जीवन जीते हैं या बिना अल्कोहल के जीवन जीते हैं? अरे उनके साथ दोस्ती बनाए ना। मेरे कॉलेज में भी, मेडिकल कॉलेज में भी बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये तो हमारी चॉइस है कि हम किसके साथ दोस्ती रखते हैं। अर्लीस्ट ही हम उस पर रोक लगा सकते हैं, वो बढ़ जाए तो नहीं लगा सकते। तो सिगरेट से, अल्कोहल से, दोनों से बचना चाहिए। ये जानना चाहिए कि आप सिगरेट ले रहे हैं तो आपका फेफड़ा खराब हो रहा है। फेफड़ा खराब हो गया फिर दूसरा फेफड़ा नहीं आ सकता। जो एक बार जल गया भीतर रिपेयर नहीं होता। सिगरेट स्मोकिंग से इम्फाइसेमा नाम की बीमारी होती है। हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज हो गए तो फिर डैमेज ही रहते हैं, उसका रिपेयर नहीं हो सकता। अल्कोहल लेने से हमारे लीवर पे असर पड़ता है, और फिर लीवर पे अगर पहले फैटी लीवर होता है, फिर हेपेटाइटिस होती है, सिरोसिस होता है, और फिर फेल हो गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ
मैटर करती है। हम जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उस पैसे का क्या करेंगे जब फिर आपको हेल्थ में ही खर्च हो जाए और कुछ बचे नहीं। हमें वैसा जीवन जीना चाहिए कि हमें हेल्थ पर कम से कम खर्च करना पड़े। तो यहाँ पर हम जीरो बजट हेल्थ का धारणा रखते हैं कि अगर जीवन में हम सजग रहते हैं तो अगर हम अननेसेसरी जगहों पे खर्च करने से बच जाएं तो हेल्थ को जीरो बजट में भी पाया जा सकता है। तो अल्कोहल से फैट, हम अपने लीवर को खराब कर रहे हैं, सिगरेट से अपने अपने लंग को जला रहे हैं। अगर ये होश रहे तो एडिक्शन नहीं होगा। सर, जैसे कि अभी आपने एक बात बोली कि हम जो पैसे खर्च करते हैं अपने हेल्थ पर और हेल्थ का बजट हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो इसका कहीं ना कहीं असर इस वजह से भी हो सकता है कि जब युवा हैं हमारे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब वो अपने प्रोफेशन में कदम रखते हैं या फिर जॉब स्टार्ट करते हैं, तो कई बार सैलरी पैकेज मैटर करता है। सैलरी पैकेज को देख करके वो करते हैं जो वह जहां पर उनको सैलरी पैकेज अच्छा मिल रहा है, ना कि जहां पर उनकी खुद की खुशी है। तो इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि जो हमें पसंद है हम वो करेंगे तो वहां पर हमारी हेल्थ को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा और हमारी मेंटल हेल्थ भी वहां पर इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, हम खुशी खुशी कोई भी काम करेंगे। 3 इडियट मूवी यहाँ पे इंस्पिरेशनल है जी। जिंदगी में जो काम हमें पसंद है उस काम को परफॉर्म करते हुए ना हम अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं, हम उसमें एक्सेल कर सकते हैं। सोसाइटी में ये बहुत गलत कंसेप्ट है कि अच्छा पैसा सिर्फ कुछ फील्ड में है। अच्छा पैसा हर एक फील्ड में है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर आप एवरेज से अगर आगे निकल जाते हो, अगर आपके पास ऐसी क्रिएटिविटी है, अगर आपके पास ऐसा नॉलेज है, तो हर फील्ड में पैसा है। पैसे के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे, एक्सेलेंस के पीछे, क्रिएटिविटी के पीछे जाएं। जब आपके पास एक राइट नॉलेज है, आपके फील्ड का आपको एक अच्छी पकड़ है, तो आपके पास सक्सेस भी चल कर आएगी। बुलाना भी नहीं पड़ेगा, चल कर आएगी। अच्छा पैसा चल कर आएगा। पैसे के लिए काम ना करें, अपने पैशन के लिए, अपने एक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम करें। सोसाइटी के इस कंसेप्ट को ओवररूल करना सीखें। जो सोसाइटी में बातें आ गई हैं कि पैसों के लिए जीना, पैसों के लिए नहीं जीना है दोस्तों। पैसा तो बहुत है। बहुत सारे लोग जिंदगी में बाद में इतना पैसा कमा लेते हैं लेकिन खुशी को नहीं कमा पाते, खुश नहीं रहते। हमें वो पैसा कमाना चाहिए जो हमें साथ में खुशी भी दे। अगर खुशी नहीं है तो पैसे का क्या महत्व है। पैसों के लिए नौकरी मत पकड़े, वो पैसा पकड़े जो आपको खुशी भी दे। आपका नॉलेज, आपका इंटरेस्ट यूज हो, आपका हर एक स्ट्रेंथ यूज हो। सिर्फ एग्जाम के मार्क्स नहीं, आपका जो एक्टिव इंटरेस्ट है, जिसको हॉबी भी बहुत लोग कहते हैं, आपकी क्रिएटिविटी का जहाँ यूज हो, हमें उस प्रोफेशन में जाना चाहिए और उस प्रोफेशन में अच्छा करके उस प्रोफेशन में भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। किसी भी फील्ड में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। किसी भी प्रोफेशन में पैसे का लिमिट नहीं है। जितना आप बेस्ट सर्विस देंगे उतना अच्छा आपको पैसा मिल सकता है। बिल्कुल सर, आज जो आपसे चर्चा हुई, इतने सारे टॉपिक्स से, इतनी सारी समस्याएं जो युवाओं को होती हैं, जो टीनेजर्स को होती हैं, आपने सभी पर इतना सुंदर समझाया, इतना अच्छे से नॉलेज दिया आपने। तो मुझे लगता है ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि क्या होता है कि ना, पेरेंट्स भी नए नए बनते हैं तो उनको भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। जो उनके साथ, जैसा उनके साथ बिहेव किया पेरेंट्स ने उनके, तो वो भी वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जो है जनरेशन चेंज हो रही है, सारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो हमें भी अपने बच्चों का दोस्त बनना चाहिए, जिससे कि वो अपनी जो समस्याएं हैं वो अपने दोस्त को ना बताकर सबसे पहले हमें बताएं, जिससे कि हम उनके फेवर में काम कर सकते हैं। तो सर, आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जो हमारे टीनेजर और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनसे मैं कहूंगी कि आप एक बार इस वीडियो को
ध्यान से देखें। और यदि आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 यानी कि यूथ और टीनेजर चैलेंजेस का पार्ट 2 लेकर आए, तो आप प्लीज हमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें और भी आपकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और ज्यादा बात करेंगे कि आपके जो चैलेंजेस होते हैं उनको किस तरह से टैकल करें और माइंड लेवल पर कैसे काम करें कि आप जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं या पढ़ाई के लिए करियर जब आप चूज करते हैं, तो वहां पर हमें क्या स्मार्ट मूव्स लेने हैं कि जिस तरह से हमारी जो हेल्थ बरकरार रहे और हमारा प्रोफेशन भी जो हम चाहते हैं उस फील्ड में हम आगे बढ़ पाए। तो आज के लिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात पीएमसी हिंदी चैनल पर डॉक्टर से पूछो शो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार डॉक्टर साहब को थैंक यू बोल देती हूँ, क्योंकि उनके आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, उनके जवाब उन्हीं ने दिए हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया और हमारे यूथ और जो टीनेजर व्यूअर्स हैं उनकी कई समस्याओं का समाधान आपने दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।